हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आनंद और आज हम क्लास 7 का इंग्लिश चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्रिंगिंग अप कैरी। इसके लेखक हैं धन गोपाल मुखर्जी। तो क्या आपको धन गोपाल मुखर्जी के बारे में ये पता है कि वो भारत के सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक थे और उनका जन्म 6 जुलाई 1890 को हुआ था। तो वो जो थे ना, वो उन्होंने बच्चों के लिए अनगिनत कहानियाँ और किताबें लिखी हैं और उनके जो मेन कैरेक्टर्स होते थे वो किसी न किसी जानवर पे बेस्ड होते थे और उनके थ्रू वो अपनी कहानियां सुनाया करते थे। वो एक बहुत ही कामयाब लेखक थे, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देश में भी। उनका देहांत 14 जुलाई 1936 में हुआ जब वो 46 साल के थे और आज हम लोग उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Carrie, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. He seemed to remain that high for nearly 2 years. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Carrie bumped against the pole as he moved about. So इसमें हमें बेसिक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि जो नरेटर हैं वो जो है वो तभी जब 9 साल के थे तब उनको 5 महीने का कैरी यानी बेबी एलिफेंट मिला था और जब वो अपने पंजों पे खड़े होते थे तब जा करके वो उस हाथी की बेबी एलिफेंट की पीठ तक पहुंच पाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो हाथी कितना बड़ा था। भले ही वो बेबी एलिफेंट था लेकिन फिर भी वो साइज में कितना बड़ा हुआ करता था। और नरेटर पद बोलता है कि वो दोनों साथ में ही बड़े हुए और इसी वजह से कभी नरेटर को पता नहीं चल पाया कि उसकी एक्चुअल हाइट थी कितनी। तो वो बता रहे हैं कि जो कैरी था एक थैच रूफ के नीचे रहता था, मतलब एक झोपड़ जैसी जगह पे, और उस झोपड़ी के जो पाए थे वो लकड़ी के थे, जो कि थिक ट्री स्टम्प यानी लकड़ी का जो लट्ठा होता है उससे उसको सपोर्ट मिला हुआ था। और वो ऐसा क्यों था? क्योंकि भले ही वो बेबी एलिफेंट था लेकिन फिर भी जो है वो साइज में काफी बड़ा था, वेट में काफी बड़ा था। तो कहीं कैरी मूव करते वक्त इधर से उधर टकरा ना जाए और वो पूरी की पूरी रूफ उसके ऊपर ना गिर जाए, इस वजह से उसको सपोर्ट के लिए वो लकड़ी के लट्ठे की जरूरत थी। One of the first things Carrie did was to save the life of a boy. Carrie did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. Every day I used to take him to the river in the morning for his bathe. He would lie down on the sandbank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. After that, he would lie in the water for a long time. On coming to, his skin would be shining like ebony, and he would squeal with pleasure as I rubbed water on his back. Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant, and leave him on the edge of the jungle while I went in the forest to get some luscious twigs for his dinner. One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. So अब हमें बता रहे हैं जो नरेटर है कि कैरी था कैसा। सो कैरी जो था उसको ट्विग्स बहुत पसंद थे और वो भी फ्रेश ट्विग्स। और यहाँ नरेटर मजाक में कह रहे हैं कि अगर आप इंसानों के खाने से कंपेयर करो तो हाथी भले ही वो बच्चा ही क्यों ना हो लेकिन वो खाएगा तो बहुत ज्यादा। सो वो वहाँ पे एक मजाक करते हुए वो ये बात कह रहे हैं कि उसको ज्यादा नहीं, बस सिर्फ 40 पाउंड्स पिग्स चाहिए होते थे, जो कि अगर इंसानों से कंपेयर करो तो काफी ज्यादा है। और वो एक रूटीन के बारे में बता रहे हैं कि हर दिन वो उसे नदी पे लेके जाया करते थे उसको नहलाने के लिए, और वो उसको उसके बैक को खूब अच्छे से सैंड से रब किया करते थे सो दैट वो क्लीन हो जाए। और फिर कैरी को उस तरह से नहाने में बहुत मजा आता था और वो काफी देर तक पानी में ही लेटा रहता था। और जब वो पानी से बाहर आता था तब उसकी बॉडी जो है वो बहुत शाइन कर रही होती थी। नरेटर कहते हैं ही वुड स्क्वील विद प्लेजर, मतलब वो बहुत ही खुश हो जाता था, जॉयफुल हो जाता था नहाने के बाद
और वो बहुत ही जॉयफुली वो पानी से निकलता था और वो खुद ही अपनी जो है वो बैक रब करता था। और क्योंकि हाथी एक बड़ा जानवर होता है तो वो जो नरेटर थे वो उसको उसके कान से पकड़ करके उसको लीड करते थे, उसको रास्ता दिखाया करते थे। वो दोनों साथ साथ यूं ही जंगल तक जाते थे और फिर जंगल के जो एज होता था वहां पे वो छोड़ देते थे, क्योंकि अब जो है वो लेखक का जो नरेटर है उसका काम स्टार्ट होता था कि वो अब डिफरेंट डिफरेंट पेड़ पे चढ़ के और बिल्कुल परफेक्ट जो ट्रिक्स जैसा कि कैरी को चाहिए वैसा, और उसमें से भी कंडीशन ऐसी कि वो ट्विक्स जो हैं वो ज़रा से भी ख़राब नहीं हो, म्यूटिलेटेड मतलब ब्रोकन ना हो, क्योंकि फिर वो खाएगा नहीं। उसके भी काफ़ी अलग ही नखरे हैं। तो नरेटर बता रहा है कि वो ट्विक्स को काटता कैसा था, कुल्हाड़ी से, और वो कुल्हाड़ी को शार्प करने में ही इतना टाइम लगता था, क्योंकि अगर ज़रा सा भी उसको वो थोड़ा सा टूट जाती तो वो कैरी नहीं खाता, और वो उसको स्पेशली पसंद था जो नई ट्विक्स होती थी, जो नई लकड़ियाँ होती थी। तो घंटों उसको लगता था नरेटर को अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने में, और फिर वो पेड़ पर चढ़ के उसकी टहनियों को काटता था और फिर कैरी के लिए खाने के लिए लेके आता था। It was not an easy job to get twigs and saplings for Carrie. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs, as he was very fond of the young branches of banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches. I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Carrie calling to me in the distance. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. I thought somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast towards the edge of the forest where I had left him. But he was not there. I looked all over, but I could not find him. सो अब हमें एक इंसिडेंट के बारे में पता चल रहा है जहाँ पे एक इनका डेली का रूटीन था। वो उसको नहलाने लेके जाता था नदी पे, उसके बाद ये लोग जंगल में जाते थे, वो अपनी कुल्हाड़ी को रेस देता था, उसके बाद फिर वो जो यंग टहनियाँ होती थी उसको काट के लेके आता था उसके लिए खाने के लिए उसके। और फिर एक दिन अचानक उसने थोड़ी दूर से कैरी की आवाज़ सुनी, और वो उसकी आवाज़ सुन करके उसको लगा कि कहीं उसको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। तो जो नरेटर था वो जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतरा और कैरी की तरफ भागने लगा, उस आवाज़ का पीछा करने लगा। और जब वो वहां पे गया तो देखा उसने कि कैरी तो था ही नहीं। उसने यहाँ ढूंढा वहां ढूंढा लेकिन कैरी वहां पे नहीं था। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स surface. Then it rose higher, and it was the trunk of my elephant. I thought he was drowning. I was helpless because I could not jump into the water and save 400 pounds of him since he was much bigger than I. सो नरेटर अब बता रहे हैं कि फिर वो नदी की तरफ गए, और जब वो नदी की तरफ गए तो उन्हें दिखा पानी में से कि कुछ काले कलर का कुछ स्ट्रगल कर रहा है, और फिर वो धीरे धीरे पानी से बाहर आया, और फिर उन्होंने देखा कि ये कैरी की यानी बेबी एलिफेंट की ट्रंक है, सूंड है। तो नरेटर को लगा कि कैरी कहीं डूब तो नहीं रहा, लेकिन नरेटर जल्दी से पानी में कूद भी नहीं सकता था, बिकॉज उसे पता था कि कैरी उससे बहुत ज़्यादा हैवी है, वेट उसका नरेटर से ज़्यादा है, और वो पानी में कूद करके भी अकेले उसकी जान नहीं बचा सकता है। But I saw his back rise above the water, and that moment he caught my eye. He began to trumpet and struggle up to the shore. Then, still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. He had not altogether touched bottom, but was somewhere afloat. I came to the surface of the water to take my breath, and there Carrie was standing, his feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down. बट फिर नरेटर को दिखा कि जो कैरी था वो किसी तरह स्ट्रगल करके पानी से बाहर आ रहा है, और उसके बाद उसने नरेटर को देख लिया, और उसके बाद नरेटर ने देखते ही वो ट्रम्पेट करने लगा, यानी जिस तरह से हाथी आवाज निकालते हैं वो करने लगा, पुकार रहा था जैसे। तो वो उसने नरेटर को बुलाया और उसके बाद उसे पानी में ढकेल दिया। जब
पानी में वो पहुंच गए तब उन्होंने देखा कि एक लड़का जो है वो रिवर के बिल्कुल नीचे डूब रहा है। हाँ, वो लड़का पूरी तरह डूबा नहीं था, लेकिन बिल्कुल वो नीचे की तरफ सैंड बेड को टच करने ही वाला था। तो नरेटर जो है वो एक अच्छा स्विमर नहीं था, और ऊपर से उसके जो नदी में जो करंट्स होते हैं जो लहरें होती हैं, उसकी वजह से वो नरेटर और वो उस लड़के दोनों को जो है वो नीचे की तरफ पुश कर रही थी। लेकिन कैरी ने अपने जो उसकी सूर थी, यानी जो उसकी ट्रंक थी, उसको बिल्कुल अपने हाथ जैसे बढ़ाई और उन दोनों को ही पानी से खींच लिया। Seeing us drift by in the current, Carrie, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it and it slipped. I found myself going under the water again. But this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. I heard Carrie squealing, and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. सो नरेटर बता रहा है कि जो कैरी था वो यूजुअली बहुत स्लो जाता था, बहुत आराम से अपने काम करता था, लेकिन उनकी स्ट्रगल को देख करके वो छट से पानी में कूदा और उसके बाद उसने उन दोनों को ही खींचा। और जब वो अपनी सूर से उसको खींच रहा था नरेटर को, तब नरेटर को पहले तो धोखा हुआ कि कहीं उसके गर्दन पे कोई वाटर एनिमल जैसे सांप वगैरह तो नहीं है। लेकिन जब उसने कैरी की आवाज़ सुनी तब उसे पता चल गया कि ये कैरी की ही सूर है। Carrie was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up for more mischief than ever. यहाँ हमें नरेटर बता रहे हैं कि कैरी क्योंकि वो एक बेबी एलिफेंट था तो वो नॉटी भी था, और अगर हम लोग उस चीज़ को वो पॉइंट आउट नहीं कराएंगे कि वो कुछ बदमाशी कर रहा है, तो वो और भी ज़्यादा बदमाशी करने लगता है। For instance, one day somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. One day, all the bananas on the table disappeared, and my family blamed the servant for eating all the fruits in the house. So यहाँ पे नरेटर बता रहे हैं कि अचानक कैरी को एक केले का टेस्ट जो है वो काफ़ी पसंद आने लगा। किसी ने उसको एक बार केला खिला दिया था, तो उसके बाद कैरी को हमेशा केला खाने के लिए ही वो बेचैन रहता था। तो नरेटर बताते हैं कि उनके जो टेबल था उनका, वो बहुत बड़े एक बास्केट में, बड़ी प्लेट्स में वो फ्रूट्स रखा करते थे, और अचानक जो है वो फ्रूट्स जो है वो गायब होने लगे। पहले सारे घर वालों ने घर के नौकरों पे इल्ज़ाम लगाया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से उन थालियों में से फ्रूट्स गायब होने लगे। तब पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, और इस बार घर वालों ने इल्ज़ाम खुद नरेटर पे ही लगा दिया, लेकिन नरेटर को तो पता था कि उन्होंने फ्रूट्स खाए नहीं हैं। तब उन्हें कुछ शक हुआ। A few days later, the fruit disappeared again. This time, the blame was put on me, and I knew I had not done it. It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Carrie's pavilion. This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. तब उन्हें कुछ दिनों बाद कैरी के पवेलियन यानी जो उसकी झोपड़ी थी वहां पे दिखा एक बनाना ऐसा स्मैश्ड किया हुआ। लेकिन उन्हें आश्चर्य ये हुआ कि कैरी तो फ्रूट्स खाता नहीं है, वो तो हमेशा ट्विग्स ही चबाता है। Next day, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas, and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us. जब नरेटर एक दिन अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे
और उन्होंने एक अचानक देखा कि एक थिक ब्लैक सी चीज आई और फ्रूट्स लेके चले गई, वहां से बनाना उठाया और लेके चली गई। उन्हें सबसे पहला शक हुआ कि ये पक्का कोई सांप है, इतना मोटा सा इतना काला सा एक सांप ही हो सकता है जो कि बनानास खा रहा है। लेकिन वो हैरत में इस वजह से थे क्योंकि आज तक उन्होंने न कभी सुना न कभी देखा कि सांप भी फ्रूट्स खाते हैं। फिर वो डरते डरते अपने घर से बाहर निकले देखने के लिए कि वो सांप कहाँ है और क्या ले जा रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सांप वापस आएगा और उन सब लोगों को खा जाएगा, काट लेगा। और आप लोगों को पता है जब सांप डसता है तो इंसान की मौत भी हो जाती है। As I went out, I saw Carrie's bag disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. I ran after him into the pavilion, and I found him there eating bananas. I stood still in astonishment. The bananas were laying stewing all around him. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. That instant, the trunk looked like a black snake, and I realized that Carrie was the thief. I went to him, pulled him out by the ear, and joyously showed my parents that it was Carrie and not I that had eaten all the fruits these many weeks. तो जब नरेटर घर से बाहर निकले अपने, तो उन्होंने देखा कि कैरी जा रहा था और वो उस वक्त इतने डरे हुए थे कि उन्हें लगा कि काश के कैरी ही उनके साथ रहे, सो दैट कि उनको उतना डर न लगे। तो वो जब उसके साथ उसकी झोपड़ी में जाने लगे तब उन्होंने देखा कि वहां पे बनानास पहले से ही रखे हुए थे, और तब उन्हें सारा माजरा समझ आया कि कैरी ही जो है वो चोरी कर रहा था फ्रूट्स की। और फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को दिखाया कि ये देखो असली चोर तो ये है और इल्जाम हम सब पे लग रहा था। Then I scolded him, for elephants understood words as well as children, and I said to him, "Next time I see you stealing fruit, you will be whipped." He knew that we were very angry with him, even the servants. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. So, एक बात हमें ये भी पता चलती है एलिफेंट्स के बारे में कि वो बिल्कुल बच्चों की तरह सब बात ध्यान से सुनते हैं, और अगर उन्हें किसी बात के लिए डांटा जा रहा है, रोका जा रहा है, तो भी उन्हें वो समझ आता है। और इसी वजह से नरेटर ने जब पता चला उनको कि कैरी जो है वो असली चोर है, तब उन्होंने कैरी को डांटा और उसके बाद उन्हें उसके धमकी दी कि नेक्स्ट टाइम अगर उसने फिर से फ्रूट्स चुराए तो फिर उसे विप किया जाएगा, मतलब उसे मारा जाएगा। और वो उसकी प्राइड इतनी ज़्यादा हर्ट हुई थी, मतलब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं हर्ट हुई थी कि उसके बाद कभी भी कैरी ने वापस कोई चोरी नहीं की। और जब भी कैरी को कोई फ्रूट्स अपने से लाके देता था तो वो स्क्वील करता था, वो एक हैप्पी आवाज निकालता था एज इफ कि वो लोगों को थैंक कर रहा उसको फ्रूट्स देने के लिए। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. लेकिन एलिफेंट्स भले ही वो समझते हैं कि उन्होंने कुछ गलती की है तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अगर आप बिना बात के उन्हें तंग करोगे, बिना बात के उन्हें पनिशमेंट दोगे, वो हमेशा ये बात याद रखेंगे और आपको आप ही के लहजे में जवाब देंगे। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast, and when to slow. You teach him these things as you teach a child. If you say dhat and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. Similarly, if you say mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. So, इस स्टोरी में आप देखिएगा कि एलिफेंट्स के बिहेवियर को एक बच्चे के बिहेवियर से कंपेयर किया जा रहा है। हम लोग इसे पहले भी देखे कि जिस तरह बच्चे ध्यान से बात सुनते हैं उसी तरह एलिफेंट्स भी सुनते हैं। जिस तरह उन्हें जो है वो कमांड दिया जाता है उस तरह एलिफेंट्स को भी कमांड दिया जाता है। सो हमें पता चलता है कि अगर आप एलिफेंट्स को धत बोलोगे और उसको कान पकड़ के नीचे बिठाओगे तब वो समझते हैं कि अच्छा उन्हें नीचे बैठना है। और वहीं अगर माली बोलोगे और उनके ट्रंक यानी उसके सूंड को ऐसा आगे की तरफ पुल करोगे, खींचोगे, तब उन्हें ये सिग्नल मिलेगा कि अब उन्हें आगे की तरफ चलना है।
Carrie learned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn That. He was no good at sitting down. And do you know why an elephant should be taught to sit down? Because he grows taller and taller than who would take care of him. So that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. It is therefore better to teach him to sit down by saying that, so that you can climb up upon his back. For who would want to carry a ladder all around the time? सो नरेटर बता रहे हैं कि कैरी को दोनों कमांड माली और थत, इन दोनों कमांड को सीखने में, समझने में कुछ टाइम लगा। और हमें साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि एलिफेंट्स को बैठना आना और सिखाना बैठने के लिए कितना ज़रूरी है। बिकॉज हमें पता है कि एलिफेंट्स जो होते हैं वो ट्वाइस आवर साइज होते हैं, है ना। तो अगर वो लोग बैठना नहीं जानेंगे तो हम लोग उनके ऊपर चढ़ेंगे कैसे? और अगर चढ़ेंगे नहीं तो फिर तो एक ही रास्ता है भैया कि सीढ़ी लगा करके उनके ऊपर बैठना पड़ेगा। तो आई थिंक कि वो बेटर होगा उसको बैठना सिखाना, क्योंकि हर वक्त सीढ़ी लेकर के चलना तो पॉसिबल है नहीं। The most difficult thing to teach an elephant is the master call. He generally takes 5 years to learn it properly. The master call is a strange hissing, howling sound as if a snake and a tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. And do you know why you expect an elephant to do when you give him the master call? If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above, you dare not say very long anywhere. The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. This frightens all the animals away. So एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई जा रही है कि एलिफेंट्स को मास्टर कॉल सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी कमांड को सीखने में उसे कम से कम 5 साल लग जाते हैं। और मास्टर कॉल सिखाना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज अगर आप जंगल में फंस गए हो, रात का वक्त हो रहा हो और वहाँ पे डेंजरस जानवर हो और कहीं आपको रास्ता ना दिख रहा हो, तब आप क्या करोगे? तब ये मास्टर कॉल आपके काम आएगी जब आप एक एलिफेंट के कान में ये मास्टर कॉल दोगे। पर ये मास्टर कॉल जो है वो बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन है हिसिंग और हाउलिंग का, जैसे कि एक स्नेक और टाइगर आपस में लड़ रहे हो। और जब आप ये मास्टर कॉल उस एलिफेंट को दोगे, तब जो हाथी है वो अपने आगे का सारा पेड़ अपनी सूंड से उखाड़ने लगेगा, और उससे क्या होगा, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा जो कि बाकी जानवरों को डरा देगा। This frightens all the animals away. As the tree come crashing down, monkeys wake up from their sleep and run from branch to branch. You can see them in the moonlight, and then you can almost see the stags running in all directions below. You can hear the growl of the tiger in the distance. Even he is frightened. Then the elephant pulls down the next tree and the next and the next. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. और तब हमें पता चल रहा है कि वो एलिफेंट जो ऐसी हरकत करता है, यानी जो पेड़ उखाड़ता है, उससे पूरे जंगल में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। और तब जो है भले ही वो मंकी जैसा जानवर हो, बंदर जैसा जानवर हो, या नहीं तो एक टाइगर जैसा जानवर हो, सभी डर जाते हैं। और उसके बाद वो एक के बाद एक हर पेड़ को अपने आगे से हटाता जाता है, और वो देखते देखते वो आपके घर तक एक रास्ता बना देता है, सो दैट आप सेफली वहां जा सको। और आप जैसे जंगल में फंसे हुए थे, आपको आपके एलिफेंट ने उस जंगल से सेफली बचा लिया है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको धन गोपाल मुखर्जी के बारे में पहले ही बताया था कि उनके जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो यूजुअली एनिमल्स पे बेस्ड होते हैं। तो इस कहानी में हम लोगों ने एक एलिफेंट के मैनरिज्म के बारे में जाना, उसकी पसंद नापसंद, वो कहाँ रहता है, किस तरह से बड़ा होता है, उसे किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग को वो किस तरह से अपने लाइफ में अप्लाई करता है, वो सब जाना। सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।